वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यूजी लो एक एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आज हम जुड़े हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आज आपकी मैंने एक मास्टर क्लास रखी है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग कि किस कंसेप्ट तक एग्जाम तक सोच सकता है। आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू सिलेबस बात करेंगे कि क्या इसका सिलेबस एग्जाम के अंदर आता है। आज की मास्टर क्लास का डिस्कशन जो हमारा पैटर्न है वो यही रहेगा। तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने क्या आपके लिए रखा, मैंने सबसे पहले आपको ये बताना है कि एक्चुअल में आपके मैथ्स का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, जो एग्ज़ाम लेती हैं बीकॉम या बीए के लिए, जिसमें एलएलबी का मेन जो होता है टारगेट, जिसके लिए हम जुड़े हैं, तो उसके अंदर जो आपका एक प्री पेपर जो होगा उसके अंदर आपके पास सिलेबस ये मिलेगा। सिलेबस में क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। ये मैथ्स का सिलेबस है। नंबर सिस्टम के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो नंबर पर डिपेंड होती है, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो हम कह सकते हैं रियल नंबर है, चाहे हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर है, चाहे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, 10वीं में आपने पढ़ा होगा। तो वो सारी चीज़ें, उनके ऊपर जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम कहलाएगा। इज दैट क्लियर। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन। अब आप कहोगे सर ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो जो आपने नंबर सिस्टम में सीखा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वो सिंप्लीफिकेशन में रखता है। जैसे आप ईयरफोन के जरिए, नॉर्मल तार वाले, आजकल तो चलो ईयरपॉड आ चुके हैं, पर मैं अगर बात करूं ईयरफोन, जो तार वाले ईयरफोन होते थे, आपने ईयरफोन कानों में लगाया, आफ्टर दैट 5 मिनट्स बाद आप कहीं चले गए उसको फेंक के, और आधे घंटे बाद दोबारा जब आते हो तो आपको वो उलझे हुए मिलते हैं। जब आप उन उलझे हुए चीजों को सुलझाते हो वो सिंप्लीफिकेशन होता है। तो वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि नंबर सिस्टम में और इनमें क्या फर्क है। देखो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें और यहां पर बात करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की, तो दोनों में क्या फर्क है देखिएगा ध्यान से। नंबर सिस्टम में आपको सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, फर्स्ट 50 नंबर्स का जोड़ होगा, यानी हम ये कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 50 नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन कि 50 नंबर का जोड़ बताओ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 50 तक लिख के उसका जोड़ करना है। तो हमने क्या किया, नंबर सिस्टम के अंदर जो ये नंबर्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। कंटिन्यू नंबर हो सकता है, कंटिन्यू इवन नंबर हो सकता है, कंटिन्यू ओड नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। समझ गए ना। इंटीजर संख्याएं हो सकती हैं, प्राइम नंबर हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। तो ऐसे सारे नंबर्स की हम पहचान करेंगे और उनमें से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मुझे जोड़ चाहिए। तो भाई नेचुरल नंबर का जोड़ करने की मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो हम आगे पेड क्लास में करेंगे भी, n+1/2। दैट्स इट, n+1/2। n की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 × 51 डिवाइडेड बाय 2 काट दीजिए, 25 पे चला गया। तो 25 एकम 25, पीछे रह गए 2, और 25 5 125 और 2 127। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 1275, 1275 आ गया जी मेरा नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये नंबर सिस्टम है। ऐसे क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सर सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, तो सिंप्लीफिकेशन में चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे देखिएगा सभी जने, 15 - 18 डिवाइडेड बाय 2 × 7 + 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने,
तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप? तो बड़े सिंपल तरीके से करोगे कि सर सिंप्लीफिकेशन में ना हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन में हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा सर। तो बोर्ड मास में क्या होगा, बोर्ड मास के अंदर हम ये चीज करेंगे, देखो 2 9 क्योंकि पहले डिवाइड होगा। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास जो कहता है वो ये कहता है कि बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट कोई भी हो सकता है, छोटा, मंजिला और बड़ा। उसके बाद ओ मतलब ऑफ, ऑफ को हम क्या कहेंगे, का, के, की, ये वाले कहेंगे। डी का मतलब होएगा डिवाइडेशन, एम का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ए का मतलब होगा एडिशन और एस का मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं माइनस। तो अब बात आती है कि सर इसके अंदर हम क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमें पता है ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है सर, तो पहले हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 18 सर, फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 56, इधर पड़ा है 15, इधर पड़ा है 56, इधर पड़ा है 5। अब सर ऐड होगा, तो गलती से बच्चे क्या करते हैं, फिर माइनस के 56 में 5 ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ऐड करना है तो ऐड वाली संख्या को ही ऐड करेंगे। तो 15 और 5 कितने होते हैं, 15 और 5 होते हैं 20। तो भाई अगर मैं कहूं कि 20 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 36 बचेगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 36। दैट इज सिंप्लीफिकेशन, कि हमें चीजों को सिंप्लीफिकेशन में रखना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये पैटर्न जो होता है इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, दैट इज नंबर सिस्टम। आगे चलते हैं, तो मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया आपको, जो आपके पेपर का बहुत अच्छा पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन। आगे की बात करते हैं, सर एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो बच्चे देखो ध्यान से, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हम नॉर्मल सी बात करें एलसीएम एचसीएफ की, तो इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 12, 15 और 20 का, 12, 15 और 20 का मुझे एलसीएम चाहिए, तो आपने क्या करना है, जो एलसीएम निकलेगा वो आप इस तरीके से निकालोगे। नॉर्मली ट्रिक हम करेंगे पेड बैच में। नॉर्मली इन सबको एक सबसे छोटी रकम से काटोगे, 2 6 12, ये 15 रह गया, 2 10 20, आगे 2 3 2 5 और आगे 15, फिर वापस 3 से 3 1 3 5 फिर 5 वैसे का वैसा, और लास्ट में क्या आएगा 5 1 5। तो नीचे 1 1 1 बनाना पड़ेगा। तो अब इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी एलसीएम क्या आया जी, एलसीएम आया 60। अब आप कहते हो कि सर इसका एचसीएफ कैसे निकालना होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एचसीएफ के लिए 12 को अलग सोल्व करो, 15 को अलग सोल्व करो और 20 को अलग सोल्व करो, दैट्स इट। अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा इन सबको। अब देखिए 2 6 12, 2 3 3 1 3 5 5 1 इधर 2 10 2 5 और 5 1 यानी सबको अलग अलग सोल्व किया हमने। अब अगर हमने सबको अलग अलग सोल्व किया तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि इन सब में कॉमन कौन है। कॉमन मतलब सेम टू सेम सब में किसमें दिख रहा है, 2, इसमें 2 दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख रहा है, पर तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 3 3 पर इसमें भी कॉमन नहीं है। सर 1 1 1 ही कॉमन है सब में। सब में कौन है कॉमन भाई, 1 1 1। 5 भी नहीं है देखो सब में कॉमन। तो इसका मतलब है सर इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। तो आई होप सो कि आपको पता लगा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, जो हम कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें बाकी सभी रकमों का डिवाइड हो जाए, वो होता है एलसीएम। और एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका बाकी संख्याओं में डिवाइड हो जाए, उसे हम कहते हैं एचसीएफ। बट आपको सीधा सा याद रखना है कि एचसीएफ के लिए ये करना है, एलसीएम के लिए ये करना है, दैट्स इट। आगे सर परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज नाम से पता लग रहा है, परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी 100 के पीछे अगर हम कुछ भी लगा देंगे तो वो परसेंटेज माना जाएगा। जैसे 15%, तो इसका मतलब हमने परसेंटेज जो लगाया वो 100 के पीछे लगाया है, इसलिए हम कहते हैं 15/100 15%।
जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे 300 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो आप कहोगे कि 300 नंबर डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, क्योंकि आप 100 के पीछे परसेंटेज निकालते हैं। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, लाइक परसेंटेज सीखने को मिलेंगे, 20%, 50%, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो सारा कुछ हम यहां सीखेंगे। एवरेज क्या होता है बच्चे? एवरेज का मतलब होता है, हम सीधा सा बेसिक लगाते हैं, आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी, मीन मोड मीडियन। तो ये सारे एवरेज का रूप है, मीन मोड मीडियन। और बिल्कुल बीच में जब आप आओगे, बिल्कुल बीच में जब आप आओगे, उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो इसलिए एवरेज का मतलब होता है कि राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, दैट इज एवरेज, दैट इज एवरेज। याद रखिएगा। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दी होती हैं, हम उन सब का ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं होंगी उनका डिवाइड कर देंगे, उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। ये सब टॉपिक्स आपके कहां पर आएंगे? मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस चैप्टर से बनते हैं। ये डीआई चैप्टर से बन सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी चैप्टर से बन सकते हैं, या अलग से भी आ सकता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर के अंदर मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे, जो कि हमारा पिछले एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के 5 सालों के, उन सब में क्या क्या पूछा गया मैं आपको वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शंस, नाम से पता लग रहा है रेशो, रेशो का मतलब होता है डिवाइडेशन, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि या तो डिवाइड करेंगे हम, या फिर उस डिवाइड को दोनों डिवाइड्स के बराबर रखेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, यहां मैंने लिखा रेशो, तो रेशो को मैं ऐसे लिख देता हूं 2:3, तो इसको हम 2/3 यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कह सकते हैं। और इधर मैं प्रोपोर्शन रखता हूं, तो प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? तो प्रोपोर्शन जो होता है वो मैं लिख देता हूं आपके सामने, देखना यहां पे, ये प्रोपोर्शन हो गया, इसको 8/12 लिख देते हैं। तो प्रोपोर्शन होता है ये वाला, ये चीज, इसको बराबर कहते हैं। वो कह रहा है कि 2/3 जो है ना वो बराबर है किसके? 8/12 के, यानी 8/12 के। क्यों भाई? तो देखो इधर ध्यान से, 2/3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो देखो 2/3 बराबर है 2/3 के, तो इसलिए इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसलिए इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है कि पहले वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सर डिवाइडेशन, और जो बाद वाला पार्ट होता है सर उसे भी हम क्या कहते हैं? डिवाइडेशन। पर जो बीच में जो 4 बिंदु लगे होते हैं उसे हम कहते हैं सर इक्वलाइजेशन, यानी इक्वल है सर वो। तो ये वाला रेशियो उस रेशियो के बराबर होगा, उसे हम कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद आता है जी एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर में क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब मुझे कह दिया कि ए के अंदर मिल्क और वाटर है, बी में भी मुझे बोल दिया कि मिल्क और वाटर है, इन दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण, नया एलिगेशन तैयार किया गया सी, उसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम किस में पढ़ेंगे? आपके एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिर वो कहता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, और साझेदारी का मतलब क्या होता है कि 2 पर्सन मिलकर अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम ये ध्यान रखिएगा 10 अगर जने हो जाते हैं तब भी वो पार्टनरशिप है। पर जैसे ही वो 10 से ऊपर चली जाएगी तो वो कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है? वो कंपनी बन जाती है। तो कंपनी के अपने खुद के रूल्स होते हैं, पर पार्टनरशिप में क्या होते हैं? उनका पार्टनरशिप डीड होता है, जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, लॉस को कैसे बांटेंगे, जो आपकी असेट्स लगी है उसको हम किस तरीके से लेकर आएंगे, उन सब का ब्यौरा जो रखा जाता है वो पार्टनरशिप डीड में रखा जाता है। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा? मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो आ जाता है कि प्रॉफिट का रेशो बताइए। तो उस केस में आपको उस पर्सन की कैपिटल भी दी होगी और उसने कितने साल के लिए पैसा लगाया है वो भी दिया गया होगा। लाइक दैट कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, दैट इज आंसर। ये ध्यान रखना आपने कि कैपिटल को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा प्रॉफिट का रेशो। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये किसका कंसेप्ट है? पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? आप सबको पता है कि आप वस्तु को खरीदने जाते हैं,
बाद में दिल करता है 2 साल बाद कि इसको बेच दें, तो प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो, आप लॉस भी कमा सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तब भी आप खरीदी गई वस्तु पे आप कमाओगे, और जब आपको लॉस होगा तब भी आपको खरीदी गई वस्तु पर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले वस्तु खरीदी है। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको किस पर मिलते हैं? आपको कॉस्ट प्राइस पर मिलते हैं। ऐसा चीजें हम कहां पर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। बाय 2 गेट 1 फ्री। तो वो पूछता है कि उसने कितने का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट जो होता है वो आप हमेशा मार्केट प्राइस पर प्राप्त करते हैं। मार्केट प्राइस पर ही आपको मिलता है क्या? डिस्काउंट। क्यों सर? क्योंकि हम सबसे पहले वस्तु का मार्केट प्राइस देखते हैं और फिर कहते हैं सर कोई डिस्काउंट है क्या? तो इसलिए याद रखिएगा, डिस्काउंट किस पे निकलता है? डिस्काउंट निकलता है मार्केट प्राइस पर, और प्रॉफिट और लॉस किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है जी। आगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है भाई? तो सुनिएगा ध्यान से। इंटरेस्ट हमें बैंक देती है, इंटरेस्ट हमें बैंक देती नहीं है, हाँ देती भी है और हमसे इंटरेस्ट लेती भी है अगर हम पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल सेम रहता है। जैसे मैंने पहले साल 20 रुपए दिया तो अगले साल भी 20 रुपए दूंगा, अगले साल भी 20 दूंगा। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट चाहने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और हम कह सकते हैं हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। चौथे नंबर पे इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम उसी तरह अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो भाई नाम में ही पता लग रहा है कंपाउंड, यानी चक्रवृद्धि, यानी कि मिश्रित, यानी कि जलेबी। जलेबी में क्या होता है? जलेबी जब बनती है तो बढ़ती रहती है, उसी तरह ब्याज भी आपका बढ़ता ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? ब्याज हमेशा बढ़ता ही रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। फिर आता है जी आपके पास टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं? व्यक्ति की, वस्तु और उसकी एफिशिएंसी पर बात होती है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पेन को बनाया 10 दिन में, आपने बनाया इस पेन को 20 दिन में, तो नेचुरल सी बात है मेरी एफिशिएंसी तेज हुई, क्योंकि मैं वही काम 10 दिन में कर रहा हूं जो काम आप 20 दिन में कर रहे हो। तो ये पूरा चैप्टर जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा? एफिशिएंसी पे डिपेंड होगा, और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। या तो एग्जामिनर आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और अगर आपको स्पीड पूछ ली तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपको टाइम पूछ लिया तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, किसके लिए? टाइम एंड डिस्टेंस के लिए, यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन 3 का ही बोलबाला होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे 2.50, तो आप इसको क्या बोलोगे? 3 बोलोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसमें एक मैं आपको उदाहरण देता हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक उदाहरण सुनना सभी जने, ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक उदाहरण है, आप सभी ने इसकी तो वैल्यू सबको पता होगी, √25। आप सबको पता है कि ये 5 की स्क्वायर होती है। मैं आपको कहूं कि √36, तो आप कहोगे 6 की वैल्यू होती है। मैं आपको कहूं √16, तो आप कहोगे सर 4 की वैल्यू होती है। तो ये तो फिक्स है। पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आपको ये पूछ लेगा √27, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो उसको करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि √27 किसकी स्क्वायर है? तो देखिएगा √27 25 की स्क्वायर के पास है, 25 की नहीं 5 की स्क्वायर के पास है। तो यहां पर 5 लिख लीजिए, प्लस डिवाइड लगा लीजिए और इसका डबल यहां लिख दीजिए नीचे। उसके बाद ये देखिए 25 27 से कितना छोटा है? तो सर कहेंगे सर 2 छोटा है, यहां पर 2 लिख दीजिए। यहां पर क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए और इसे काट दीजिए, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 + 20, तो 5.20 मेरा क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। और 5.20 को हम 5 ही कहते हैं।
5.20 को हम क्या कहते हैं, 5 ही कहते हैं, क्योंकि 5.50 से ऊपर चला जाएगा तो उसको हम आगे वाली रकम कह देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा सभी जने। आगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के बाद आता है जी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है कि ताश के 52 कार्ड्स को अगर हम निकालते हैं, उसमें से एक पत्ता हम बाहर निकालते हैं, तो क्या संभावना है कि वो किंग हो या ब्लैक किंग हो, या वो कहे कि रेड किंग हो, या फिर वो कहे कि मेरे पास एक बकेट है जिसमें कुछ लाल गेंदें हैं, कुछ नीली गेंदें हैं, कुछ हरी गेंदें हैं, और कहे कि उसमें से एक गेंद को मैंने बाहर निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो गेंद है वो लाल रंग की हो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे। और अगर हम बात करें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा, तो भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलेगा इसके फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आपको कह देगा कि मेरा नाम जसदीप है, तो वो क्वेश्चन कहेगा कि शब्द जसदीप में ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे जो कि जसदीप को एक नया रूप दे सकते हैं। तो नए अर्थपूर्ण शब्द जो होंगे वो फैक्टोरियल बेस्ड बनेंगे, ध्यान रखना। तो वो हमारे फैक्टोरियल बेस्ड पे आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सबने पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण यानी दो घात समीकरण, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ये चीज बनती है ऐसी, x² + 7x - 12, ऐसी चीज बनती है, ध्यान रखना। तो ये जो बनती है ये किस में बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनती है, ध्यान रखिएगा। तो इनको खोलकर हमें x की वैल्यू बतानी होगी, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज क्वाड्रेटिक। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या होगा कि आपको जिसे हम कह देते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबने सुना होगा, अपने कह देते हैं ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, इनके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, आपको ये जो बोर्ड दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, आपको ये जो बोर्ड दिख रहा होगा कैसा दिख रहा होगा, रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। या इसके अंदर क्या आता है, 2D में तो हम इनको रखेंगे, 3D के अंदर हम जिनमें हवा भर सकते हैं, जैसे माचिस यानी जिसे हम कह देते हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ये सारी चीजें हम किस में रखेंगे, मेंसुरेशन पार्ट में रखेंगे, 2D और 3D पार्ट में रखेंगे। नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी, इसमें हम डाटा की सफिशिएंसी निकालेंगे कि क्या जो डाटा हमें दिया गया है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, तो वो डाटा सफिशिएंसी में आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके चार्ट्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, समझ गए मेरी बात, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, उसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं मिक्स चार्ट, ग्राफ वाले चार्ट आ जाएंगे, टेक्स्ट चार्ट आ जाएंगे, स्टैटिक्स कर्व चार्ट आ जाएंगे, कैसलेट आ जाएगा। तो ये डीआई के अंदर आपको मिलेगा। नंबर सीरीज में क्या होगा कि आपको एक सीरीज दी होगी, आपको बताना होगा कि अगला नंबर क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, उसने बोला अगले वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 12 आएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, दैट इज नंबर सीरीज। ठीक है, इसमें रोंग नंबर सीरीज भी पूछ सकता है कि आपको एक पूरी लाइन दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सा नंबर है जो मैंने गलत रख दिया है। नेक्स्ट मिसलेनियस, मिसलेनियस में बहुत से टॉपिक ऐसे बन जाते हैं जैसे अर्थमेटिकल, मैथमेटिक्स बन जाएगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग टॉपिक बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं वो इनमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं अपने को। तो ये आपका एक सिलेबस है जिसमें से अभी तक एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन वही बात कि सर मैथ्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली टॉपिक कौन से हैं मैथ्स के, ये तो आपने बता दिया कि सारा ही आ सकता है, पर अब तक आए क्या हुए हैं वो देखिएगा। अब तक जो आए हुए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो भाई अब तक जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपसे किस किस टॉपिक के, तो वो है जी सबसे पहले देखो टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पीड, टाइम और क्या, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। देखिए सीरीज, सीरीज रीजनिंग में भी हो सकती है, सीरीज मैथ्स में भी हो सकती है। अगर मैथ्स में होगी तो नंबर सीरीज होगी, अगर रीजनिंग में होगी तो अल्फाबेट सीरीज होगी। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज बताऊंगा आगे। प्रोबेबिलिटी आ गया ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी याद आया, ताश के पत्तों में से वो बड़े क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में से बहुत क्वेश्चन आए हैं, एफिशिएंसी बेस्ड आए हैं, परसेंटेज में से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये टॉपिक्स मोस्ट, अगर हम कह सकते हैं कि हर बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारी रीजनिंग का पार्ट कि सर रीजनिंग में क्या होता है सर।
तो भाई देखो ध्यान से, रीजनिंग में सिर्फ बेसिक बातें होती हैं जो हमने सीखनी है कि देखो एनालॉगी और सिमिलरिटी क्या होता है। तो भाई देखो एनालॉगी का मतलब होता है समानता। जैसे मैंने आपको कहा कि ना ईंट से ना आप घर बना सकते हो, तो आपको भी पता है कि यार ईंट से घर नहीं बन सकता। ईंट से घर बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ईंट से घर बनाने के लिए मुझे सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बजरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी तरह मैंने बोला कि ईंट से अगर घर बन सकता है तो फूलों से क्या बन सकती है? तो आपका आंसर आएगा सर फूलों से गुलदस्ता बन सकता है, फूलों से माला बन सकती है। यानी सेम रिलेशन, सेम टू सेम रिलेशन, उसे हम कहते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी कह देते हैं। जैसे मैं कहूं कि भारत का जो संबंध दिल्ली से है, तो भाई भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो मैंने पूछ लिया पाकिस्तान का रिलेशन किससे होगा, तो आपको भी आंसर यही देना है, क्या? इस्लामाबाद से। बस, तो वो अपने क्या हो जाएंगे? राजधानियां हो जाएंगी, कैपिटल्स हो जाएंगी। वो एनालॉजी का पार्ट है। सिंपल एंड नोशंस के अंदर क्या होगा, जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था, सिंप्लीफिकेशन में बताया था मैंने आपको, ये देखो ये रहा सिंबल एंड नोशंस। आपको प्लस माइनस गुणा भाग के निशान लगे होंगे और उनको आपको सोल्व करना होगा। वो क्या होता है? सिंबल एंड नोशंस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आता है नंबर सीरीज। इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो नंबर सीरीज है वो दो तरह की होती है, एक नंबर के बेस पे और एक अल्फाबेट बेस पे। तो जो अल्फाबेट बेस है वो आएगी हमारी रीजनिंग के अंदर, और जो नंबर बेस्ड है वो हमारी आएगी मैथ्स के अंदर। अब अल्फाबेट में क्या होगा? ए बी सी क्वेश्चन मार्क, अगला क्या आएगा? डी आएगा। मैंने थोड़ा आसान पूछा आपसे, बट ऐसे क्वेश्चन जो अल्फाबेट बेस्ड होंगे वो आपके आएंगे नंबर सीरीज में। मिसिंग नंबर भी यही चीज ही होती है, ध्यान रखना, मिसिंग नंबर भी ऐसा ही कंसेप्ट होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग छांटना, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग छांटना। अब आप कहोगे सर ये अलग छांटने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा सेब, संतरा, अमरूद और लास्ट में लिख दिया मैंने आम, भी आप इनमें से अलग निकालो। तो आप कहोगे सर आम, क्यों? क्योंकि सर आम में ना गुठली होती है, बाकी सभी में बीज होते हैं। तो बाकी सभी में मतलब बाकी सभी को आपने समान कैटेगरी में रखा, और इसको आम को आपने, मैंगो को किस में रखा? अलग अलग कंट्री में। क्यों? क्योंकि सर उसमें गुठली होती है, बाकी सभी में बीज होता है। तो सर ये क्लासिफिकेशन होता है। ये नंबर बेस्ड भी हो सकता है, ये अल्फाबेट बेस्ड भी हो सकता है, और ये वर्ड बेस्ड भी हो सकता है। वर्ड बेस्ड जैसे मैंने भी करवाया आपको, सेब, संतरा, ये वाले। नंबर बेस्ड में क्या होगा? स्केयर दे देगा और एक स्केयर नहीं देगा, तो अलग छांटने वाली बात इसमें आ जाएगी। लॉजिकल वेन डायग्राम और कोडिंग डिकोडिंग सुनिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा कि आपको एक वर्ड का कोड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम को MAR कहते हैं, राम को मैंने क्या बोल दिया? MAR। तो मैंने पूछा कैन को क्या कहेंगे? तो आप कहोगे सर राम का ना आपने उल्टा लिख दिया MAR, तो कैट का भी उल्टा लिख दो TAC। तो आपने कोडिंग को समझा और फिर उसकी क्या दी? डिकोडिंग दी। तो वो चीजें आपकी कहां आएंगी? कोडिंग डिकोडिंग में आएंगी। वेन डायग्राम में क्या होगा? वेन डायग्राम में आपको डायग्राम दिया होगा। जैसे देखो ये रहा, सुनिएगा ध्यान से, मैंने ये दिया, ये लीजिए। मैंने कहा कि ना ये वाला जो डायग्राम है कहाँ बन सकता है? तो आप कहोगे सर यहाँ ये बन सकता है। सर देखो यहाँ पे कि मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर। सर यहाँ लिख दिया मैंने मेज, और यहाँ लिख दिया मैंने कुर्सी। तो आप सर ये कह रहे हो कि सर फर्नीचर है ना, जो फर्नीचर है उसमें से कुछ तो मेज हैं और कुछ क्या है? कुर्सियाँ हैं। बाकी जो बच गए वो क्या हो सकते हैं? बेड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सामान बढ़ सकते हैं, है ना। ये वाला डायग्राम देखो किसके लिए हुआ सर? ये वाला डायग्राम किसके लिए हुआ? तो हम कह सकते हैं कुछ लड़के गायक हैं, कुछ गायकार डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर क्या हैं? लड़के हैं। तो कुछ कुछ वाली कैटेगरी के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि वेन डायग्राम में क्या होगा? डायग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेगी आपके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है? हाँ जी देखिएगा, अब हम आगे की बात करते हैं। डाइस हो गया। डाइस में क्या होगा? आपको डाइस को उछालने के बाद कहेगा कि इसका अपोजिट क्या होगा। जैसे आप जहां बैठे होगे, आपके सामने कोई ना कोई दीवार होगी, तो वो आपकी अपोजिट हुई ना। तो सेम तरह डाइस में भी क्या होता है कि एक साइड दूसरी साइड की अपोजिट होती है, तो वो इधर का नंबर दे देगा और कहेगा इधर का नंबर बताओ क्या होगा। तो वो चीज़ें हम डाइस में पढ़ेंगे। डायरेक्शंस आप सभी को पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे।
रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, व्यक्तियों को बिठाने की बात करेगा, वो कहेगा सर्किल में बिठाना है मैंने, लाइन डायग्राम में बिठाना है मैंने, तो वो सारी डिस्कस कहाँ होंगी, इसके अंदर होंगी। क्लॉक, कैलेंडर, आप सभी को पता है क्लॉक में एंगल बनता है, 9 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 3 बजे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर भी आती हैं, ऊपर भी आती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब ओवरलैप कर गई। तो बस वो सारी चीज़ें हम कहाँ सीखेंगे, क्लॉक के अंदर। कैलेंडर में हम तारीखों की बात करेंगे, डेट्स की बात करेंगे। जैसे आज की तारीख अगर हम बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ 6 अक्टूबर 2025 को क्या वार है, तो आप कहोगे सर मंडे है, पर इसको निकालना कैसे है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइलॉग्स के अंदर क्या होगा, साइलॉग्स के अंदर हम बातें करेंगे, कुछ भेड़े बकरियां हैं, कुछ ए बी हैं, समझ गए, कुछ बंदर क्या हैं, कुछ बंदर जानवर हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम साइलॉग्स के करेंगे। आर्ग्यूमेंट में हम आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में ऐसे बोलेगा, ए बी की सिस्टर है, बी सी का ब्रदर है, सी डी का भाई है, डी ई की पत्नी है, तो ई का ए से क्या लिंक है। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, हम ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे। और आपने वो गाना भी सुना होगा पंजाबी भाषा में, पंजाबी में सुना होगा आपने, कौन सा, चन्न दी कुड़ी बदला दी पैन, सारे तेनू बिजली बिजली कैन, याद आया। तो उसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बादल का बिजली से क्या रिलेशन है, चंद्रमा का बादल से क्या रिश्ता है, तो ये ब्लड रिलेशन है, ध्यान रखना। तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो बताइए कितने जनों के साथ हाथ मिलाया। एक पार्टी में गए, वहाँ पर सबने पेन बांटा, तो बताइए कितने जनों ने पेन बांटा। एक बंदर था 60 फुट गहरे खड्डे में नीचे गिर गया, नीचे गिर तो गया, अब वो 3 फुट चढ़ रहा है, 2 फुट उतर रहा है, 3 फुट फिर चढ़ रहा है, 2 फुट फिर उतर रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, हम अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स में पढ़ेंगे। अरेंजमेंट वर्ड्स में क्या होगा, डिक्शनरी के अनुसार वर्ड्स को लगाओ, डिक्शनरी के अनुसार वर्ड्स को लगाओ, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के अंदर। पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, ऐसी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन में आपको वर्ड्स बनाने की बात पूछी जाएगी कि कौन सा वर्ड बन सकता है तर्कपूर्ण शब्द। कि काउंटिंग फिगर में आपको पूछ लेगा कि ट्राइंगल्स जोड़ो, स्क्वायर्स जोड़ो, कि कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने सर्कल हैं, वो सारी चीज़ें काउंटिंग फिगर में आ जाएंगी। और उसके बाद में ये सारे का सारा जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल पोर्शन। और नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको डायग्राम देकर क्वेश्चंस पूछता है कि बताइए उसमें एनालॉजी, उसमें समानता क्या लग रही है, उसका मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर को कंप्लीट कैसे करना पड़ेगा, कौन सी फिगर के अंदर वो वाली फिगर है अमेंडेड फिगर, पेपर कटिंग वाली बात करेगा, सीरीज की बात कर सकता है, या फिर क्लासिफिकेशन एंड डिवोशन ऑफ फिगर्स, इनकी बात कर सकता है। तो ये सारा नॉन वर्बल में करेगा, जिसके अंदर कम्युनिकेशन आपको डायग्राम बनाकर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे का सारा पोर्शन आपका रीजनिंग का रहेगा। और रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे अब तक मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन हुए हैं जिन पेपरों में, जिन टॉपिक्स में से हुए हैं, तो वो हुए हैं डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, उसके बाद में बात करें अरिथमेटिकल रीजनिंग, बस 3 चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इज दैट क्लियर? तो कल की जो मेरी क्लास रहने वाली है उसके अंदर मैं आपके लिए 10 से 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, रीजनिंग के और मैथ्स के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। तो कल भी हम इसी टाइम 5 बजे के नियर अबाउट देखेंगे, और उसके अंदर मैं आपको से जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं मैं उनकी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है जी? आज मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या आता है पेपर के अंदर। सो मिलते हैं हम नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में, टेक केयर।